राजकीय महाविद्यालय बारा के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र मीणा है, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बारा। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि संपूर्ण विश्व इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसी कारण इसका प्रभाव हमारी शैक्षणिक वातावरण पर भी पड़ा है और हमारी शैक्षणिक जो प्रक्रिया है, जो शिक्षण का कार्य है, वो भी काफ़ी हद तक बाधित हुआ है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि नए सत्र से स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा पढ़ाया जाए। उसी क्रम में राजकीय महाविद्यालय बारा ने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया है और इसमें सभी विषयों के जो ई लेक्चर है वो संबंधित प्रोफेसर के द्वारा तैयार करके आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया बच्चों, मैं आपको बॉटनी सिखाऊंगा। सबसे पहले हम बॉटनी में बीएससी सेकेंड ईयर से हम स्टार्ट करेंगे उसे। बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर थर्ड हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। इस पेपर का नाम है स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस पेपर में हम प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी का अध्ययन करेंगे पुष्पीय पादपों के संदर्भ में। प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। इन तीन मेन टॉपिक्स का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। यूनिट फर्स्ट जो है उसको हम 5 टॉपिक्स में बांटेंगे। पहला टॉपिक जो है इसका वो है द बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस टॉपिक में हम पुष्पीय पादप अर्थात एंजियोस्पर्म के किसी भी प्रारूपिक पादप को लेकर उसकी जो सामान्य संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है उसका हम अध्ययन करेंगे। दूसरा टॉपिक है वो है मॉड्यूलर ग्रोथ। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ, इसके कई बार प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में। ये विशिष्टता होती है पौधों की कि इनमें मॉड्यूलर प्रकार की ग्रोथ पाई जाती है, इसका अध्ययन करेंगे। तीसरा है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स इन एनुअल्स, बायनियल्स एंड पेरेनियल्स। इस टॉपिक में हम 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय पादपों की डाइवर्सिटी का अध्ययन करेंगे उनकी प्लांट फॉर्म के आधार पर। चौथा टॉपिक है कन्वर्जेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ ट्री हैबिट इन जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। बच्चों, इसमें हम जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट और डाइकॉट के संदर्भ में वृक्षीय स्वभाव का जो विकास हुआ है कन्वर्जेंस की प्रक्रिया के द्वारा, उसका अध्ययन हम करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, कन्वर्जेंस, इससे प्रश्न आते रहते हैं। लास्ट में है बच्चों ट्रीज, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिव्ड ऑर्गेनिज्म। इस टॉपिक में हम विभिन्न प्रकार के दीर्घतम और दीर्घायु पादपों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी के बारे में बताना चाहता हूँ। इनके जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बच्चों, प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। किसी भी पादप का अध्ययन हम अगर उसकी बाह्य संरचना को देखकर, उसके भौतिक स्वरूप को देख के करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लांट मॉर्फोलॉजी। कोई भी पादप है उसको अगर आप उसके बाह्य लक्षणों को देखकर उसको आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो वो जो शाखा है इसमें हम इसका अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी क्या होती है? स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स स्पेशली एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। अर्थात पादपों की आंतरिक संरचना का अध्ययन, वो भी कहाँ?
कोशिकीय अथवा सूक्ष्मदर्शीय स्तर पर जाके उसका अगर हम अध्ययन कर रहे हैं उस पादप संरचना का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम पादप के बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं, जबकि प्लांट एनाटॉमी में हम जनरली पादप की जो आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर करते हैं। अब ये यूज़फुल कैसे हैं? प्लांट मॉर्फोलॉजी यूज़फुल कैसे हैं, प्लांट एनाटॉमी यूज़फुल कैसे हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो ये बोलता है प्लांट मॉर्फोलॉजी इज यूजफुल इन द विजुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। बाह्य आकारिकी के आधार पर प्लांट को पहचानने की जो प्रक्रिया है वो प्लांट मॉर्फोलॉजी के द्वारा आसानी से की जाती है। जैसे कि आपके आसपास घरों में लगा होगा, तुलसी का पौधा होगा या नीम का पेड़ होगा, तो तुलसी के जो पौधा है उसकी पत्तियों के बारे में, उसमें जो पुष्प आते हैं उसके आधार पर आपको उसको आसानी से समझ सकते हो, पहचान सकते हो। नीम का जो पेड़ है उसके आप तने को, उसकी पत्तियाँ, उसमें जो फल आते हैं, फूल आते हैं, उसको देखकर बाह्य रूप से उसको देखकर ही आप उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये तो आवश्यक किसमें है? प्लांट मॉर्फोलॉजी के द्वारा बाह्य स्वरूप को देख के हम आसानी से किसी भी पादप की पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार यूज़फुल है प्लांट मॉर्फोलॉजी। अब प्लांट एनाटॉमी कैसे यूज़फुल है? तो प्लांट एनाटॉमी इज यूज़फुल इन लर्निंग मोर अबाउट द वे दीज ऑर्गेनिज्म आर कंस्ट्रक्टेड एंड हाउ दे वर्क। बच्चों, चूँकि आपको पता है कि पादप की जो एनाटॉमी होती है उसमें हम उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, तो हम ये जान सकते हैं कि अमुक पादप है वो किस प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा निर्मित हुआ है, किस तरह की उसकी बनावट है, और वो जो कोशिकाएं होती है, ऊतक होता है, उस जो पूरे जो समूह होता है कोशिकाओं का, वो एक साथ किस तरह से काम करता है, और वातावरणीय परिस्थिति के अनुसार अलग अलग पादपों में आप अलग अलग जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार काम करती है। तो इस प्रकार हम एनाटॉमी के माध्यम से ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। हम द बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों, एक प्रारूपिक पुष्पीय पादप की जो संरचना है वो आपके सामने है। इसमें मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। पहला जो इसका भाग है वो है रूट सिस्टम, दूसरा है शूट सिस्टम, तीसरा है इसकी लीव्स, और चौथी है इसकी फ्लावर एंड फ्रूट्स। कोई भी प्रारूपिक पुष्पीय पादप है उसकी संरचना में 4 प्रकार की संरचनाएं अवश्य पाई जाएंगी: जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो इसमें बताया गया है देयर आर 4 स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन बेसिक बॉडी प्लान ऑफ ए एंजियोस्पर्म प्लांट, दैट इज रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर एंड फ्रूट्स। जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम रूट सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। रूट की परिभाषा देखिए पहले, रूट क्या होती है, उसको परिभाषित आप कैसे कर सकते हो। तो रूट इज द अंडरग्राउंड कलरलेस नेगेटिव फोटोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव जियोट्रॉपिक पार्ट ऑफ द प्लांट। जो जड़ होती है वो किसी भी पादप का भूमिगत, रंगहीन, नकारात्मक, प्रकाशानुवर्ती तथा धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती पार्ट होता है। अब इसमें 2 टर्म आई है बच्चों, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ये क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं। नेगेटिव फोटोट्रॉपिक से मतलब है कि जड़ें जो होती हैं वो प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करती है। ठीक है, आपको पता हो अधः स्तर से उसकी प्रवृत्ति प्रकाश के विपरीत जाने की दिशा में जाने की होती है, इसलिए उसको बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। और दूसरी टर्म है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। अब पॉजिटिव जियोट्रॉपिक का मतलब है जड़ें जो होती हैं वो गुरुत्वाकर्षण में जो बल होता है उसकी तरफ गति करती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती जिसे हम बोलते हैं। ठीक है जी। अब एक रूट सिस्टम को आप कैसे डिफाइन कर दोगे? रूट की आपने परिभाषा दे दी, लेकिन मान लें आपसे कि रूट क्या होती है, व्हाट इज रूट सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज रूट सिस्टम? तो ए रूट सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ ए प्लांट। किसी भी पादप में जितनी भी जो
जड़ें पाई जाती है उनका एक सिस्टम बन जाता है, एक जाल, एक श्रृंखला बन जाती है, एक सिस्टम बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, रूट सिस्टम। तो ए रूट सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ ए प्लांट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रूट्स काम क्या आती है, रूट्स का फंक्शन क्या है। तीसरा पॉइंट देखिए आप, रूट्स एंकर द प्लांट इन द सॉइल एंड सप्लाई द शूट विद वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। सबसे पहले जो है जड़ें जो हैं पौधे को सहारा प्रदान करती है, अधः स्तर से उसको चिपका के स्थिर रखने का काम रूट्स करती हैं। इसके अलावा जो रूट्स का जो मेन फंक्शन है वो है मृदा से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करके उसको तने और पादप के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करती है। तो मेन काम इसके कौन कौन से हुए, एक तो आलंबन, स्थिरता प्रदान करना पादप को, और दूसरा जो मेन काम है वो है मृदा से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके उसको पादप के अन्य अंगों तक पहुंचाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो जड़ें होती हैं वो कितने प्रकार की होती है। तो आपने अपने स्कूल एजुकेशन में पढ़ा होगा, जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक होती है टैप रूट और दूसरा होता है एडवेंटियस रूट, एक मूसला मूल और एक अपस्थानिक मूल। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टैप रूट क्या होती है। आपको उससे इनको समझाने से पहले मैं आपको इनको डायग्राम बता देता हूँ। फर्स्ट डायग्राम जो है बच्चों वो है टैप रूट का है, और जो सेकंड डायग्राम है वो है एडवेंटियस रूट का, ये है मूसला मूल, और सेकंड जो डायग्राम है वो है अपस्थानिक मूल। टैप रूट जो होती है वो मुख्यतः डाइकोट्स में पाई जाती है, और जो अपस्थानिक मूल होती है वो मोनोकोट्स आदि में पाई जाती है। ठीक है, तो इन डाइकोट्स टैप रूट इज फाउंड विच इज डेवलप्ड फ्रॉम द embryonic root, that is radical in the seed, and all the branching lateral roots developed from the tap root। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो टैप रूट होती है, मूसला मूल होती है, वो डाइकोट्स में द्विबीजपत्रियों में पाई जाती है। जो किससे डेवलप होती है वो होती है रेडिकल। बच्चों आपने दो संरचनाओं के नाम पढ़ा होगा, मूलांकुर और प्रांकुर। मूलांकुर से मूल का निर्माण होता है और प्रांकुर से तन्य का निर्माण होता है। तो जो मूसला मूल होती है उसका जो निर्माण होता है वो मूलांकुर के द्वारा होता है। ठीक है, अन्य जो रूट्स होती हैं जिन्हें लेटरल रूट्स कहा जाता है वो टैप रूट के द्वारा ही उत्पन्न होती है। हम डायग्राम में देख लेते हैं, जैसे कि ये तो टैप रूट है, मुख्य मूल जो है टैप रूट है। अब टैप रूट से छोटी छोटी जड़ें ये निकल रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लेटरल रूट्स। ठीक है, वो किससे डेवलप होती है, टैप रूट से। अब हम बात कर लेते हैं अपस्थानिक मूल्स की। तो इन मोनोकोट्स एडवेंटियस रूट्स आर फाउंड विच आर डेवलप्ड फ्रॉम स्टेम टिश्यू। इन मोनोकोट्स द मेन रूट डज नॉट सर्वाइव द अर्ली सीडलिंग स्टेज, इट डाइज, thus all further roots develop directly from the stem। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अपस्थानिक मूल होती है वो मोनोकोट्स में एक बीजपत्रियों में पाई जाती है। उसका निर्माण, ध्यान दीजिएगा, एक बीजपत्रियों में मूल का निर्माण मूलांकुर से नहीं होता है। मोनोकोट्स में जो अपस्थानिक मूल होती है उसका निर्माण स्टेम टिश्यूज से होता है। तने में पाए जाने वाले जो ऊतक होते हैं वही जो है वो अपस्थानिक मूल का निर्माण करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपनी अर्ली स्टेज में जो है जो मेन रूट होती है मोनोकोट्स की वो सरवाइव नहीं कर पाती है। अपने जीवन के आरंभिक जो अवस्था होती है उसमें जो मोनोकोट्स की जड़ होती है अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाती है, वो कुछ समय बाद मर जाती है। इस कारण जो है इसकी जो मूल है, जो इसकी रूट्स हैं, वो डायरेक्टली किससे विकसित होती है, स्टेम से या स्टेम टिश्यूज से। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि मोनोकोट्स में
जो अपस्थानिक मूल होती है उनका निर्माण मूलांकुर से ना होकर स्टेम टिश्यूज से होता है। ठीक है बच्चों, आपको दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी, टैप रूट और एडवेंटियस रूट्स। कभी कभी एग्जाम में इन दोनों की डेफिनेशन और इन दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट है इसका, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन मोनोकॉट रूट बट प्रेजेंट इन डाइकॉट रूट्स। मोनोकॉट रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है, जबकि डाइकॉट रूट्स जो होती है, द्विबीजपत्री पादप हैं, उनकी जो मूल होती है उनमें द्वितीयक वृद्धि क्या पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है हम डिटेल में आगे के जो यूनिट्स है, चैप्टर्स है, उसमें उसका अध्ययन करेंगे। आप इसको अभी ये समझ लीजिए कि जो कोई भी पादप है अपनी जो मोटाई में वृद्धि करता है, चौड़ाई में जो वृद्धि होती है वो किसकी वजह से होती है, सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से। इसको डिटेल में हम अन्य जो यूनिट है उसमें डिस्कस करेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों टैप रूट एडवेंटिस रूट्स के बारे में। अगला हम पढ़ते हैं स्टेम या शूट सिस्टम, तने के बारे में पढ़ते हैं हम। जो पादप का दूसरा मुख्य भाग है वो है स्टेम है। फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए इसका, द स्टेम सपोर्ट्स द एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट नेमली द लीव्स एंड फ्लावर्स। Stems are also resource utilization organs of water, minerals, etc. तो जो तना होता है वो पादप का वायवीय भाग होता है, जो लीव्स और फ्लावर्स को सपोर्ट करता है, उनको सहारा होता है, सहारा देता है। Stems are also resource utilization organs। जो तना होता है उसके द्वारा जल और खनिज लवण आगे की ओर गति करते हैं और पादप के अन्य भागों तक पहुंचते हैं, जैसे कि टहनियों और पत्तियों में आदि। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल इन द सीड। जो तने का निर्माण है वो उसका निर्माण प्रांकुर के द्वारा होता है। आपको बताया था मैंने अभी, सीड में दो प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, प्रांकुर और मूलांकुर। मूलांकुर से मूल का निर्माण होगा डाइकोट में, और प्रांकुर से तने का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब स्टेम में एक बहुत महत्वपूर्ण संरचनाएं पाई जाती है दो, जिसे हम बोलते हैं पर्व और पर्व संधि, नोड्स एंड इंटर नोड्स। ठीक है, तो इनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। आपने कभी गन्ना देखा है? आप गन्ने को लेंगे तो उसमें कई कई जगहों पर एक गांठनुमा संरचना पाई जाती है नियमित अंतराल के बाद में। ठीक है, तो जो गांठनुमा जो संरचना होती है गन्ने के अंदर, उसको वो हम बोलते हैं नोड। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा कि एक निश्चित दूरी के बाद में वो गांठें पाई जा रही हैं। तो दो पर्व संधियों के मध्य जो स्थान होता है, जो स्पेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। जो गांठ वाला स्थान है उसको हम बोलते हैं नोड या पर्व संधि, और जो स्पेस है दो नोड्स के बीच में उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। ठीक, अब नोड, इसकी परिभाषा हम किस तरह से देंगे? नोड, lateral buds and leaves grow out of the stem at intervals called nodes। तने में पार्श्वीय कलिकाएं और पत्तियां जिस स्थान से निकलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नोड। आपने देखा हो तना है, तना में तने से शाखाएं निकल रही हैं, शाखाओं से पत्तियों का निर्माण होता है। तो जिस स्थान से पार्श्वीय कलिकाएं और पत्तियों जो है उनकी उत्पत्ति होती है, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? नोड। ठीक है, अब इंटरनोड क्या होता है? द इंटरवल्स ऑन द स्टेम बिटवीन द नोड्स आर कॉल्ड इंटरनोड्स। तने के अंदर दो नोड के बीच में जो इंटरवल, जो स्थान पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, परिभाषाएं इसमें कभी कभी पूछ ली जाती है, नोड और इंटरनोड। नोड यानी पर्व संधि और इंटरनोड यानी पर्व। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट ये है
कि मोनोकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है, जबकि डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, क्योंकि डाइकोट स्टेम में कैम्बियम उपस्थित होती है और मोनोकोट्स में जो रंभ होता है उसका अभाव होता है, कैम्बियम का अभाव होता है, इसलिए उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। इसको आपको बता चुका हूँ मैं। अब हम तीसरे पार्ट को देख लेते हैं, लीव्स। लीव्स आर द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ द प्लांट। किसी भी पादप में प्रकाश संश्लेषी स्थल जो है वो क्या कहलाता है? लीव्स। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पत्तियां सूर्य की उपस्थिति में अपने लिए भोजन का निर्माण या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करती हैं, उसे हम मोटे रूप में क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। तो लीव्स पादप का वह भाग है जहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम। देयर मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी हैव बीन अडेप्टेड अवर एवोल्यूशनरी टाइम टू ऑप्टिमाइज लाइट एब्जॉर्प्शन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक। अब बच्चों, जो लीफ की संरचना है, पत्ती की संरचना है, वो ओवर द ईयर्स, ओवर द डिकेड्स जो है, समय के साथ में परिवर्तित हुई है। क्यों? क्योंकि अलग अलग वातावरणीय परिस्थितियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालते हुए मैक्सिमम लाइट को अवशोषित करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम अपटेक करने के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने के लिए, ताकि वो खाद्य पदार्थों का निर्माण कर सकें, इन्होंने अपनी जो संरचनाएं हैं उनको विभिन्न प्रकार से विकसित किया है, मॉडिफाई किया है। ठीक है। ए टिपिकल प्लांट लीफ हैव essentially flat, green and slightly transparent। ठीक है, एक जो टिपिकल प्लांट लीफ होती है वो सामान्यतः चपटी, हरी और थोड़ी थोड़ी पारदर्शी होती है। अब ये फ्लैट क्यों होती है? ये फ्लैट इसलिए होती है ताकि ये अधिकतम सौर ऊर्जा का अवशोषण कर सकें। दूसरा, ये ग्रीन होती है। ग्रीन क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें हज़ारों लाखों की संख्या में जो है क्लोरोप्लास्ट, जो हरित लवक है, पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण इनका जो रंग है वो हरा होता है। और स्लाइटली ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट क्यों होती है? ट्रांसपेरेंट इसलिए होती है, आपने देखा होगा कि एक कैनोपी होती है, एक पौधे की कैनोपी होती है। ठीक है, उसमें उसकी जो शीर्ष भाग पे उपस्थित जो पत्तियां हैं उनको तो प्रकाश मिल जाता है, लेकिन जैसे जैसे प्रकाश जो है वो नीचे की तरफ आता है, उसकी इंटेंसिटी जो है कमज़ोर हो जाती है, और जो नीचे वाली जो पत्तियां होती है कैनोपी में पौधे की तरफ, उनको अधिक प्रकाश, जो लाइट है, वो नहीं आ पाती। तो इसीलिए जो पत्तियां होती है वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, ताकि पूरी कैनोपी में इक्वल लेवल का जो है लाइट उसको प्राप्त हो सके, और जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो आसानी से पूरे पादप में एक समान रूप से हो सके। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है, इट शोज कंट्रोल्ड ग्रोथ। जो पत्तियां होती है वो सीमित वृद्धि को दर्शाती है। ठीक है, अब एक पत्ती में विशेष प्रकार का संरचना पाई जाती है जिसे हम वेनेशन बोलते हैं। शिरा विन्यास पाया जाता है डाइकोट्स में भी और मोनोकोट्स में भी। मोनोकोट्स में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, जबकि डाइकोट्स में रेटिकुलेट प्रकार का वेनेशन पाया जाता है। इसको देख लेते हैं हम क्या होता है। बच्चों, आपको पता होगा कि तने से संबंधित होती है क्या? पत्ती। ठीक है, तो तने से जल और खनिज लवण किस में आएंगे? पर्ण में। लेकिन उस जल और खनिज लवणों को पूरी पत्ती में फैलाने के लिए एक कोई प्रकार का सिस्टम डेवलप होना चाहिए। तो इसीलिए जो पर्ण की संरचना है उसमें आप देख पा रहे होंगे, जिसे हम रेटिकुलेट में देख लेते हैं पहले, कि पर्ण की संरचना है, एक इसमें मध्य में एक मुख्य शिरा होती है। ठीक है, जिसमें कि जल और खनिज जो लवण है वो कहाँ से आते हैं? तने से या टहनियों से। ठीक है, उसके बाद
संपूर्ण पत्ती में जल और खनिज लवणों को पहुंचाने के लिए शिराएं होती हैं। अब ये शिराएं दो प्रकार की हो सकती हैं, या तो ये मुख्य जो शिरा है उसके समानांतर फॉर्म में हो या फिर आड़े तिरछे फॉर्म में हो। तो बच्चों जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, अर्थात समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, जिसमें कि जो अन्य शिराएं होती है वो मुख्य शिरा के साथ में समानांतर रूप से पाई जाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। जबकि जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें रेटिकुलेट प्रकार का वेनेशन पाया जाता है, अर्थात इसमें जो अन्य छोटी छोटी शिराएं होती है पर्ण के अंदर वो मुख्य शिरा के साथ में समानांतर नहीं होती हैं, वो आड़े तिरछे रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार का वेनेशन हो गया, पैरेलल और रेटिकुलेट प्रकार का वेनेशन। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम, ऑक्सिलरी बर्ड। तो एक्सिलरी बर्ड इज प्रेजेंट ऑन द नोड्स ऑफ द स्टेम ऑफ ब्रांचेस, वेयर इज एपिकल बर्ड इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द शूट। दो प्रकार की बर्ड्स और पाई जाती हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। पहले छूट गया था ये, एक्सिलरी बर्ड इज प्रेजेंट ऑन द नोड्स ऑफ द स्टेम। कक्षस्थ कलिका जो है वो पर्व संधि के पास में पाई जाती है तने के अंदर। ठीक है, इसको हम डायग्राम्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये तना है, इससे शाखाएं निकल रही हैं, शाखाओं के बाद में पत्तियां हैं। ठीक है, तो ये तना है, तो यहाँ से पत्ती का निर्माण हुआ, और क्योंकि आपको पता हो कि जो पत्ती का निर्माण है वो पर्व संधि से होता है, तो यहाँ के इसी स्थान से एक और बर्ड निकलती है, ये देख पा रहे होंगे यहाँ, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड या कक्षस्थ कलिका। ठीक है, इसके अलावा एक और बर्ड का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल बर्ड। तो पौधों की जो शीर्षस्थ जो अंतिम सिरे होते हैं, अंतिम छोर होते हैं, वहाँ पर जो बर्ड पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल बर्ड। ठीक है, इसके अलावा हाँ ये भी बताना महत्वपूर्ण है कि जो पर्ण होती है वो दो प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। पहला होता है ब्लेड, दूसरा होता है पेटियोल। तने के साथ में जो पत्ती है जिस संरचना के द्वारा जुड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल। इसके अलावा जो संपूर्ण जो पर्ण है उसकी जो आकार है, उसका जो विन्यास होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेड या पर्ण फलक। और ये होता है पर्ण, पेटियोल होता है पर्ण वृंत। पर्ण फलक और पर्ण वृंत ये लीफ के दो भाग है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद में लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो आपको याद होना चाहिए कि जो फ्लावर्स होते हैं वो पुष्पीय कलिका के द्वारा निर्माण दर्शाते हैं। फ्लावर्स का जो निर्माण होता है वो पुष्पीय कलिकाओं के द्वारा होता है, और ये पौधों की क्या है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को दर्शाते हैं। दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि फ्लावर्स का निर्माण फ्लोरल बर्ड्स के द्वारा होता है, और दूसरा है कि ये जो है वो पौधे की रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को दर्शाते हैं। एक होती है कायिक वृद्धि, एक होती है जनन वृद्धि। कायिक वृद्धि में पादप के कायिक अंग, जड़, तना, पत्ती का वृद्धि होती है, जबकि जनन वृद्धि के अंतर्गत हम फ्लावर्स के निर्माण को पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, द फ्लावर्स रोल is to ensure successful pollination by being exposed to the wind or attractive to an animal pollinator। हम ये अध्ययन करना चाह रहे हैं कि फ्लावर क्यों आवश्यक है, फ्लावर का काम क्या है। तो फ्लावर का एकमात्र काम है सक्सेसफुल पॉलिनेशन को इंश्योर करना, परागण की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करना पौधे का सबसे महत्वपूर्ण काम है। यह आप हमेशा याद रखिएगा, छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि पुष्प का मुख्य काम क्या है। तो पुष्प का मुख्य काम है इंश्योरिंग सक्सेसफुल पॉलिनेशन। ठीक है,
अब हम फ्लावर के बाद में दूसरा देखते हैं फ्रूट। अब फ्रूट क्यों आवश्यक है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो फ्रूट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डिस्पर्सल। आपको पता होगा फल है, फल के अंदर बीज पाए जाते हैं, तो जो बीज का जो प्रकीर्णन होता है वो फ्रूट के द्वारा होता है। वो किसी भी माध्यम के द्वारा हो सकता है कि फ्रूट चाहे तो हवा के द्वारा उड़कर, या पानी के द्वारा, या किसी जीव जंतु के से चिपक कर, कैसे भी जाए, लेकिन उसका डिस्पर्सल होना ज़रूरी है। अगर बीज का प्रकीर्णन नहीं होगा तो पौधों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, इसलिए द फ्रूट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डिस्पर्सल। अगर फ्रूट नहीं होगा तो सीड नहीं बनेंगे, और सीड नहीं बनेंगे तो जो आपके आसपास आप हरियाली देख रहे हो, पेड़ पौधे देख रहे हो, वो इतनी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। फ्लावर्स ऑफ मोनोकोट्स आर जनरली ट्राइमेरस टाइप एंड पेरियंथ इज प्रेजेंट, वेयर इज flowers of dicots are generally tetramerous or pentamerous type and cycles of perianth are differentiated in calyx and corona। जो एक बीजपत्री पादप होते हैं वो मुख्यतः त्रितयी होते हैं, अर्थात उसमें 3 पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और परिदल पुंज जो है एक संरचना वो इसमें प्रेजेंट होती है, जबकि जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं वो चतुर्थयी अथवा पंचतयी होते हैं, और जो परिदल पुंज होता है वो कैलिक्स और जो कोरोना है उसमें विभेद रहता है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, सेपल एंड पेटल। ठीक है, तो हमें यह याद रखना है कि मोनोकोट्स में जो है वो त्रितयी अवस्था पाई जाती है और परिदल पुंज उपस्थित होते हैं, जबकि जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं वो मुख्यतः चतुर्थयी अथवा पंचतयी अवस्था दर्शाते हैं, और इसमें जो परिदल पुंज है वो विभेदित होकर कैलिक्स और कोरोना का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, ये एक प्रारूपिक संरचना है फ्लावर की और एक प्रारूपिक संरचना है फ्रूट की। इसमें आप देख लीजिए, ये इसकी पेरियंथ है, ये इसका फीमेल पार्ट है, ये पौधे का मेल पार्ट है। ठीक है, इसके बारे में हम अधिक अध्ययन जो है वो एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। जो ये वीडियो है बच्चों, इसको 2-3 बार आप रिवाइज़ करोगे तो आपको ये ढंग से समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक है, सिंपल है, इसमें कोई आपको समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद।